गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से। बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यूनिट सेकंड लीग ऑफ नेशंस के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इस यूनिट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे लीग ऑफ नेशंस, स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस एंड कॉजेज ऑफ फेलियर्स, अर्थात राष्ट्र संघ की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी बनावट कैसी है, किन उद्देश्यों को लेकर ये संगठन अस्तित्व में आया, इसने कौन कौन से कार्य किए, कार्य करने का मतलब इसने किन किन विवादों को सुलझाया विश्व में शांति और सुरक्षा के लिए, और कहाँ पर ऐसी चूक हुई कि ये फेल हो गया। फेल होने का मतलब क्या हुआ कि द्वितीय महायुद्ध शुरू हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके कार्यों में चूक हुई और ये अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया। तो सबसे पहले इसी कड़ी में हम करेंगे राष्ट्र संघ की उत्पत्ति के बारे में, ओरिजिन ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। गैथोन हार्डी कहता है कि लीग शांति सम्मेलन की महान रचना थी, उसकी आत्मा पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय थी। यदि उसके सदस्य दृढ़तापूर्वक व निष्पक्ष रूप से उसका उपयोग करते तो वह शांति का एक महान साधन सिद्ध हुई होती। आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इसी कोटेशन को लिखेंगे, और कोटेशन लिखने का तरीका आपको पहले भी बता रखा है। आप लिखेंगे गैथोन हार्डी के अनुसार, कोमा, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे इन्वर्टेड कोमा शुरू, और गैथोन हार्डी के अनुसार लिखा था वहाँ पे नीचे आप जगह छोड़ते चलेंगे तो एक अलग से ये आपकी कोटेशन नजर आएगी। तो आप लिखेंगे इन्वर्टेड कोमा शुरू करके, लीग शांति सम्मेलन की महान रचना थी, उसकी आत्मा पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय थी। यदि उसके सदस्य दृढ़तापूर्वक व निष्पक्ष रूप से उसका उपयोग करते तो वह शांति का एक महान साधन सिद्ध हुई होती। इन्वर्टेड कोमा क्लोज। गैथोन हार्डी के कहने का तात्पर्य क्या था कि जो लीग था वो शांति के लिए एक महान घटना थी, और जो उसका स्ट्रक्चर था, जो उसका उद्देश्य था, जो उसका बेस था, वो पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय था, अर्थात इसमें बहुत सारे राष्ट्र शामिल थे। और यदि इसके सदस्य दृढ़तापूर्वक, यानी उनके अंदर एक इच्छा शक्ति होती, वो निष्पक्ष रहते और वो उन उद्देश्यों को पूरा करते जिन उद्देश्यों को लेकर लीग अस्तित्व में आया था, तो हम ये कह सकते हैं कि शांति का एक महान साधन वो बन जाता। अर्थात हम जो द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं वो अस्तित्व में ना आता, और हम केवल उसी एक विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति का आनंद ले रहे होते। तो राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हुई, और इस युद्ध के पश्चात पेरिस में होने वाले शांति सम्मेलन में राष्ट्र संघ के संविधान को तैयार करने के लिए अमेरिकन राष्ट्रपति विल्सन की अध्यक्षता में 19 सदस्यों के एक आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग द्वारा 14 जनवरी 1919 को एक प्रस्ताव सम्मेलन के सामने विचार के लिए प्रस्तुत किया, जिसमें कुछ संशोधनों के साथ 28 अप्रैल 1919 को स्वीकार कर लिया गया। 28 जून 1919 को वर्साई संधि यानी टेरिटरी ऑफ वर्साइल्स के प्रथम भाग अनुच्छेद 26 है के रूप में राष्ट्र संघ के प्रतिज्ञा पत्र पर राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर कर दिए। राष्ट्रों ने हस्ताक्षर कब किए? 28 अप्रैल 1919 को इसको कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार किया गया, और 28 जून 1919 को जब वर्साई की संधि हुआ तो उसके प्रथम भाग अनुच्छेद 26 में एक कॉन्वेंट लिखा गया था राष्ट्र संघ का, और उस पर राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर कर दिए। 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ ने अपना कार्य करना आरंभ कर दिया। 28 जून 1919 को यह अस्तित्व में आया, 10 जनवरी 1920 को इसने विधिवत रूप से कार्य करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार राष्ट्र संघ नामक एक महान संस्था का विविधतापूर्ण जीवन आरंभ हुआ, जिसकी स्थापना किसके लिए की गई? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को स्थापना करने के लिए, कि विश्व में शांति रहे, विश्व सुरक्षित रहे, नागरिक सुरक्षित रहें, इसकी स्थापना के लिए इसकी स्थापना की गई थी। गैथोन हार्डी ने लिखा है कि राष्ट्र संघ शांति सम्मेलन की एक महान रचनात्मक कार्य था। जैसे हमने पीछे ऊपर
इसकी कोटेशन लिखी थी। तो ये महान रचनात्मक कार्य कैसे था? क्योंकि ये बहुत सारी बैठकों के बाद आपस में विचार विमर्श करने के लिए, और जो लोग मानवता की भलाई चाहते थे, मानव का कल्याण चाहते थे, वे लोग इकट्ठा हुए थे। तो नेचुरली उनकी आत्मा पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय थी, यानी उनके अंदर राष्ट्रवाद की किसी प्रकार की कोई भावना नहीं थी, और नहीं चाहते थे कि उनका राष्ट्र कोई विश्व विजयी बने या दूसरे राष्ट्रों के ऊपर आक्रमण करें। और उनके सदस्यों के हाथों में क्या था? निस्वार्थ भाव से कार्य करने का एक संकल्प, और यह शांति का एक शानदार उपकरण जो था वो उस समय बन गया था। यानी सभी के दिल और दिमाग पर एक ही बात थी कि अब द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होगा। इसी कड़ी में इनिस क्लांडे भी लिखता है। इनिस क्लांडे के शब्दों में कोमा, इन्वर्टेड कोमा शुरू। राष्ट्र संघ की स्थापना इस विश्वास के साथ हुई थी कि शांति और सुरक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति प्रभुसत्ता के क्रांतिकारी परित्याग द्वारा नहीं की जा सकती, कोमा, अपितु प्रभुसत्ता संपन्न, कोमा, स्वशासित राष्ट्रों के संपूर्ण रचनात्मक और सहयोग संबंधों को प्रोत्साहन देकर की जा सकती है, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। आप एक बार इसको दोबारा से देख लीजिए। इनिस क्लांडे के शब्दों में कोमा, इन्वर्टेड कोमा शुरू। राष्ट्र संघ की स्थापना इस विश्वास के साथ हुई थी कि शांति और सुरक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति प्रभुसत्ता के क्रांतिकारी परित्याग द्वारा नहीं की जा सकती, अपितु प्रभुसत्ता संपन्न स्वशासित राष्ट्रों के संपूर्ण रचनात्मक और सहयोग संबंधों को प्रोत्साहन देकर की जा सकती है। ये आपकी थी इंट्रोडक्शन, भूमिका। इसके बाद हम करेंगे राष्ट्र संघ की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लीग ऑफ नेशन। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 हुआ। मानव इतिहास का एक अत्यंत भयंकर और दीर्घकालीन युद्ध था। उस समय तक के इतिहास में इससे अधिक जन धन का विनाश किसी भी युद्ध में नहीं हुआ था। विश्व का शायद कोई ऐसा भाग रहा हो जिस पर इस युद्ध का विनाशकारी प्रभाव ना पड़ा हो। भयानक हथियारों के प्रयोग होने वाले विनाश ने संसार में पीड़ा, निराशा तथा असुरक्षा को जन्म दिया, जिससे विश्व जनमत को काफी धक्का लगा और सभी राज्यों को यह महसूस होने लगा कि एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा ही विश्व शांति स्थापित की जा सकती है, युद्धों को रोका जा सकता है। राष्ट्र संघ की स्थापना एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता के रूप में हुई। ये महसूस किया जाने लगा कि एक संगठन अवश्य ही अस्तित्व में आना चाहिए, और वो संगठन कैसा होगा? वो विश्व शांति के लिए, युद्धों को रोकने के लिए, मानव कल्याण के लिए, और ऐसा संगठन जो कि स्थायी होना चाहिए, जो कार्य करे। राष्ट्र संघ की स्थापना एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता के रूप में हुई, और इस प्रकार से राष्ट्र संघ का जन्म युद्ध के विपरीत शांति की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। यही कारण है कि कुछ लोग राष्ट्र संघ को क्या कहते हैं? प्रथम विश्व युद्ध का शिशु, चाइल्ड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार मानते हैं। फिलिप नोएल बेकर का कहना है कि राष्ट्र संघ राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय समाज को स्थायी एवं आंगिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था प्रदान करने के इतिहास में प्रथम प्रयास था, और यह प्रयास प्रथम महायुद्ध का परिणाम था। कहने का तात्पर्य क्या है? फिलिप नोएल क्या कहता है? फिलिप नोएल बेकर कहता है कि राष्ट्र संघ राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय समाज को, यानी जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय समाज था, जो हमारे विभिन्न देश थे, वो क्या थे? वो स्थायी और एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संस्था की स्थापना करना चाहते थे, और इतिहास में शायद ये पहला प्रयास था, और इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया था? इस प्रयास को प्रथम महायुद्ध का जो परिणाम था, तो इसको चाइल्ड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार कहा गया। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होते ही युद्ध बंद करने वाले संगठन की तीव्र आवश्यकता महसूस की जाने लगी। लेखकों, विचारकों, राजनीतिज्ञों के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित करने की मांग संसार के समक्ष रखी जाने लगी। विश्व युद्ध के प्रमुख नेता जार निकोलस द्वितीय ने ऑस्ट्रिया सर्बिया झगड़े को पंच निर्णय के निमित्त हेग कनेक्शन को सौंपने का सुझाव दिया। ये हम हमारे पिछले यूनिट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह का एक अन्य सुझाव इंग्लैंड के परराष्ट्र मंत्री एडवर्ड ग्रे के द्वारा भी दिया गया। इन्होंने यूरोपीय व्यवस्था के अंतर्गत
चतुर्पक्षीय वार्ता के द्वारा विवाद को सुलझाने की सलाह दी। हम यूरोपीय व्यवस्था के बारे में, चतुर्मुखी मैत्री के बारे में हम अपनी पिछली यूनिट के अंदर अच्छे से विचार विमर्श कर चुके हैं, परंतु दुर्भाग्यवश जो युद्धरत देश थे, जो युद्धमान पक्षों के द्वारा इन सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया और घटना चक्र क्या हुआ? घटना चक्र में ये प्रस्ताव जहां के तहां रह गए। स्विट्जरलैंड के प्रोफेसर रैपर्ड ने एक समिति का गठन किया 1914 में। हॉलैंड में भी लगभग इसी तरह का एक संगठन कायम हुआ। इसके द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसे स्थायी शांति के लिए केंद्रीय संगठन का नाम दिया गया। इसी समय इंग्लैंड द्वारा अनेक सुझाव दिए गए, जैसे कि ब्राइस योजना, फेबियन सोसाइटी योजना, फिलीमोर समिति योजना तथा जनरल स्मट्स योजना आदि इसमें शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक के द्वारा राष्ट्र संघ की स्थापना के प्रश्न पर बल दिया गया। आप इन जो मैंने ये नाम लिए हैं, कौन कौन से नाम लिए? ब्राइस योजना, फेबियन सोसाइटी योजना, फिलीमेर समिति योजना तथा जनरल स्मट्स योजना, इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानकारी भी प्राप्त करेंगे। और ये सारी की सारी वो योजनाएं हैं, वो प्लान हैं जिनके द्वारा एक संगठन को अस्तित्व में लाने के लिए और विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए बातचीत शुरू हो गई थी। फ्रांस में भी विचारकों का ऐसा समूह था जो एक शक्तिशाली संगठन का समर्थक था। संयुक्त राज्य अमेरिका में तो राष्ट्र संघ का निर्माण एक आम चर्चा का विषय बन गया था। जनता के अंदर ये एक आम चर्चा थी कि राष्ट्र संघ का निर्माण होना चाहिए। राष्ट्र संघ का मतलब राष्ट्रों का संघ, ताकि वे लोग क्या करें? युद्धों को रोक सकें, शांति स्थापित कर सकें, क्योंकि युद्धों से नुकसान हो सकता है, फायदा नहीं पहुंच सकता। इस तरह युद्ध ने एक जबरदस्त शिक्षक की भूमिका अदा की और विभिन्न राष्ट्रों को एक नया किंतु निश्चित संगठन स्थापित करने का निर्देश दिया। फिर तो भावी संगठन के निर्माण हेतु प्रस्तुत की जाने वाली योजनाओं तथा सम्मेलनों का तांता लग गया। राष्ट्र संघ के विचार के विकास क्रम को समझने के लिए इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण हम करेंगे। अच्छे से इनको हम समझेंगे, तभी हम राष्ट्र संघ के विचार को समझ सकेंगे, राष्ट्र संघ के अस्तित्व को समझ सकेंगे, राष्ट्र संघ की बनावट को समझ सकेंगे। हम नेक्स्ट हमारे सेशन में राष्ट्र संघ किस प्रकार से अस्तित्व में आया, कौन कौन सी योजनाओं ने काम किया, कहाँ कहाँ सम्मेलन हुए, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।